शनिवार 26 तारीख। हेलो, आवाज आ रही है? ठीक, देखो बेटा, जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे वो था मानव जीनोम परियोजना या ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में हम लोगों ने कुछ बातें डिस्कस की थी कि जीनोमिक्स क्या होता है, जीनोम क्या होता है और जीन एडिटिंग क्या होता है। तो जीनोमिक्स क्या है बेटा? स्टडी ऑफ जीनोम, ठीक है। और जीनोम क्या है? कंप्लीट सेट ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन या कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स या हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम, जैसे पढ़ना चाहो वैसे हो, ठीक। तो ये कहलाता है जीनोम। इसके अलावा जीन एडिटिंग क्या होता है? डीएनए सीक्वेंस में कोई भी बदलाव करना, मतलब नाइट्रोजनस बेस को हटाना, जोड़ना, रिप्लेस करना, ये कहलाता है जीन एडिटिंग कहलाता है, ठीक है। फिर हमने बात की थी कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वास्तव में है क्या। तो हमने बात की थी कि ये एक महापरियोजना मीन्स एक मेगा प्रोजेक्ट है। मेगा प्रोजेक्ट, और इसमें होता क्या है कि कंप्लीट ह्यूमन डीएनए को हम सीक्वेंस करते हैं, ठीक है ना। कंप्लीट ह्यूमन डीएनए को क्या करते हैं? सीक्वेंस करते हैं। सीक्वेंस करना मतलब ये पता करते हैं कि कहाँ पे उसमें एडेनिन आ रहा है, कहाँ पे ग्वानिन आ रहा है, कहाँ पे साइटोसिन आ रहा है, ठीक है ना, कहाँ पे थायमिन आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग पता करते हैं, ये जीनोम सीक्वेंस कराते हैं, ठीक है। फिर हमने देखा था कि ये एक महापरियोजना है क्या। तो महापरियोजना के बारे में डिस्कस किया था कि इसमें सबसे पहले थे इसका टाइम 1990 से लेकर 2003 तक चल रही थी, मतलब 13 साल लगे। और क्रोमोसोम 1 की जो सीक्वेंसिंग है वो 2006 में कंप्लीट हुई, ठीक है। फिर देखते हैं कॉस्ट। एक नाइट्रोजनस बेस को सीक्वेंस करने में $3 खर्च होता है। एक नाइट्रोजनस बेस को सीक्वेंस करने में कितना खर्च होता है? $3। अगर हमारी बॉडी में फॉर एग्जाम्पल यहाँ बेटा बोर्ड पे देखो, हमारे जीनोम में कितना बेस पेयर होता है? 3 × 10⁹ 9 बिलियन बेस पेयर होता है। 9 बिलियन बेस पेयर। बिलियन लिखने की जरूरत थी क्योंकि वो लिख गया है 9 बिलियन बेस पेयर, ठीक है ना। टोटल जीनोम में इतना बेस पेयर होता है, ठीक। अब एक को अगर सीक्वेंस कर रहे हैं, एक को सीक्वेंस करने में कितना खर्च हो रहा है? 1 नाइट्रोजनस बेस को सीक्वेंस करने में, अभी लिखना नहीं बेटा, सब लिखा। 1 नाइट्रोजनस बेस को सीक्वेंस करने में कितना खर्च हो रहा है? $3 USD, मतलब अमेरिकन डॉलर। $3 खर्च हो रहा है। एक पे इतना खर्च हो रहा है, तो इतने को जब सीक्वेंस करोगे तो इसकी 3 से गुणा करो तो लगभग 9 बिलियन निकल के आएगा। 9 बिलियन USD, 9 बिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च होगा बेटा, इतना होगा, ठीक है। तो कॉस्ट इसकी बहुत ज़्यादा है। असल में पहला पॉइंट क्या बेटा? टाइम कितना लगा? लगभग 13 साल का। और जिसमें भी क्रोमोसोम 1 की मैपिंग कब पूरी हो रही है? 2006 में पूरी हो रही है। कॉस्ट कितनी लग रही है? एक नाइट्रोजनस बेस की सीक्वेंसिंग में $3 खर्च हो रहा है। तो 3 × 10⁹ बेस पेयर को जब सीक्वेंस करेंगे तो कितना खर्च होगा? तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? $9 बिलियन खर्च होगा। तो ये टोटल कॉस्ट लगेगी इसकी, ठीक है। तो पहले इतनी बातें लिख लें, फिर आगे कुछ लिखा है ना? कितना लिखा है? सर मेरी बात आपने करो, टाइम के बारे में लिखा है। टाइम लिख दिया। कॉस्ट बेटा एक छोटा सा पॉइंट बना के लिख लो, कॉस्ट। यहाँ पे कॉस्ट लिखो। कॉस्ट में यहाँ पे 1 नाइट्रोजनस बेस की सीक्वेंसिंग में कितना खर्च हो रहा है? $3।
3 अमेरिकी डॉलर, ठीक है। उसके बाद इसी में अगला पॉइंट बना के पहला ये रहेगा, दूसरा ये रहेगा 3 × 10⁹ बेस पेयर की सीक्वेंसिंग में कितना खर्च होगा, तो 3 × 10⁹ को 3 से मल्टीप्लाई करोगे और आगे लिखोगे 9 बिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च होगा, ठीक है। हो गया बेटा, ठीक है। अब जो हमने दोनों पॉइंट लिखे हैं इनको थोड़ी सी सीक्वेंस में लिख लेते हैं इसको आराम से। इसमें जरा पैराग्राफ बदल के लिख लो। मानव जीनोम परियोजना 1990 में मानव जीनोम परियोजना 1990 में शुरू हुई और 2003 तक जारी रही, और जो 2003 तक जारी रही। इस प्रकार इस परियोजना में लगभग 13 साल का समय लगा। 13 साल का समय लगा। बावजूद इसके क्रोमोसोम 1 की सीक्वेंसिंग 2006 में पूरी हुई। बावजूद इसके क्रोमोसोम 1 की सीक्वेंसिंग 2006 में पूरी हुई। फुल स्टॉप, पैराग्राफ बदलो। मानव जीनोम में लगभग 3 × 10⁹ बेस पेयर, ये वाला 3 × 10⁹ बेस पेयर मिलते हैं। मानव जीनोम में लगभग 3 × 10⁹ बेस पेयर मिलते हैं। यदि अनुक्रम जानने के लिए, मतलब सीक्वेंस, यदि अनुक्रम जानने के लिए प्रतिछार 3 अमेरिकी डॉलर खर्च होते हैं। प्रतिछार 3 अमेरिकी डॉलर खर्च होते हैं। प्रतिछार 3 अमेरिकी डॉलर खर्च होते हैं। तो पूरी परियोजना पर खर्च होने वाली लागत लगभग यानी 9 बिलियन अमेरिकी डॉलर होगी। तो पूरी परियोजना पर खर्च होने वाली लागत लगभग 9 बिलियन अमेरिकी डॉलर होगी, ठीक है। 9 बिलियन अमेरिकी डॉलर। 9 बिलियन कितना होगा बेटा, बताओ जरा। 1 बिलियन में कितना होता है? 1 मिलियन 10 लाख। 1 बिलियन, देखो बेटा 1 बिलियन कितना होता है? 1 बिलियन होता है 10 लाख। 1 बिलियन कितना होता है? 10 करोड़। तो 9 बिलियन कितना हो गया? 10 × 9 करोड़। और ये डॉलर में आएगा, ठीक है, ये डॉलर में आएगा क्योंकि अमेरिकी डॉलर की बात हो रही है, डॉलर में आएगा, ठीक। चलो, ट्रिलियन, जैसे बिलियन हो गया ट्रिलियन हो गया, ट्रिलियन आगे फिर अरब में आ जाओगे, करोड़ ना, अरब खरब, फिर इस तरीके से नंबर बढ़ता जाए। ट्रिलियन, ट्रिलियन के बाद जिलियन आता है। जिलियन सुना है?
मिलियन, आगे और सुन लो, बिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, जिलियन, खरब, ये आगे भी होता है। फिलहाल जो 2 पॉइंट हमने लिखे उनको लिख लिया। पहला पॉइंट क्या था? टाइम। टाइम कितना लग रहा था? लगभग 13 साल। दूसरा पॉइंट था हमने खर्च देख लिया, कॉस्ट देख ली कितनी है, लगभग पूरी परियोजना पर 9 बिलियन अमेरिकी डॉलर लग रहा है। अब अगर हम साइज की बात करें, साइज का मतलब है अगर हम एक नाइट्रोजनस बेस को अगर पन्ने पे लिखे बैठ के तो कितने पन्ने भरेंगे और कितनी किताबें लगेंगी, साइज इन द सेंस अगर इसकी बात करें तो अब वो अपने आप से डिस्कस कर लिया। अब यहाँ पर रुपए निकाल लिए तो सब इसी में आ ही जाएगा, फिर पेन वगैरह खाना सब भी ना लाओगे, जब रुपये पूरा निकाल लिया सब इसी में आ गया ना। तो साइज, अब जरा यहाँ ध्यान दो, अगर एक पन्ने पर 1000 नाइट्रोजनस बेस को लिखते हैं एक पेज पे, तो एक पेज पे कितना आ रहा है? 1000 बेस। 1000 बेस मतलब नाइट्रोजनस बेस कितना आ रहा है पर पेज? ये आ रहा है एक पन्ने पर पेज, ठीक है। एक पन्ने पर कितना आ रहा है? 1000 बेस, ठीक है। और ऐसे कितने पन्नों की किताब चाहिए हमें? 1000 पन्ने की किताब चाहिए। देखो बेटा, ये तो 1000 पेज हो गया, बेस हो गया, पर पेज यानी एक पेज पे हो गया, एक पेज पे हो गया। और ऐसे कितने पन्ने चाहिए? तो 1000 पेज चाहिए बेटा, 1000 पेज चाहिए हमें। और 1000 पेज की कितनी किताबें चाहिए? तो उसको चाहिए 3300 किताबें चाहिए, बुक्स चाहिए। इतनी बुक्स चाहिए तब जाके हम 3 × 10⁹ जो ये वैल्यू है हमारी बेस पेयर, इसको लिख पाएंगे पन्ने पे, ठीक है। एक पन्ने पर कितने हैं? 1000, ठीक है। और ऐसी 1000 पन्नों की एक किताब है ना, 1 बुक ऑफ 1000 पेज, ठीक है, 1000 पेज। और इसको अगर इस तरीके से लिख लो 1 बुक ऑफ 1000 पेज, तो 1 बुक ऑफ 1000 पेज, ठीक है, ठीक है बेटा। तो एक किताब चाहिए 1000 पेज की, और कितनी ऐसी किताबें चाहिए? तो वो 3300 चाहिए। और जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना वैल्यू निकल के आएगा? यही वाली आएगी, लगभग 3 × 10⁹ बेस पेयर। तो ये साइज है, इतनी किताबें चाहिए। अगर हमें ये लिखेंगे तो लिखने बैठ गए तो हमें 3300 किताबें चाहिए इसका, ठीक है। तो ये साइज है परियोजना का। ठीक है, तीसरे पॉइंट में बेटा लिखना है, पहले लिख लो फिर इसके बारे में लिखा है। इतना पहले बता दो साइज के बारे में, इतना बनाओ पहले, यहाँ पे लिखो, फिर इसके बारे में लिखा है, ठीक है। चलो हो गया। इसमें लिखो प्राप्त अनुक्रमों को यदि टंकणित, इस तरीके से टंकणित का मतलब मुद्रित यानी छापा जाना, इसी को बोलते हैं मुद्रित या छापा जाना, हिंदी प्योर हिंदी में छापा जाना, ठीक है। तो फिलहाल जो वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं वो टंकणित है, ठीक है। तो हम लोग ये कहते हैं प्राप्त अनुक्रमों को टंकणित रूप में संग्रहित किया जाए तो इसके प्रत्येक पृष्ठ में 1000 अक्षर होंगे,
1000 अक्षर होंगे। तो 1 बेस बराबर किसके होगा? एक अक्षर के। तो 1 बेस बराबर किसके हो रहा है यहाँ पे? एक अक्षर के बेटा, ठीक है। तो इसके प्रत्येक पृष्ठ में 1000 अक्षर होंगे। और इस प्रकार इस किताब में इस किताब में 1000 पृष्ठ होंगे, पृष्ठ मतलब पेजेस। और इस प्रकार इस किताब में 1000 पृष्ठ होंगे। तब इस तरह से एक मानव कोशिका के डीएनए सूचनाओं को संकलित करने हेतु संकलित करने हेतु 3300 किताबों की आवश्यकता होगी। बेटा हम लोग लिख रहे थे कि 3300 किताबों की आवश्यकता होगी, ठीक है। इसी में लिखो, पैराग्राफ बदल के लिखना है। इस प्रकार बड़ी संख्या में आंकड़ों की प्राप्ति के लिए उच्च गतिकीय संगणक साधन संगणक मतलब कंप्यूटेशनल संगणक साधन की आवश्यकता होगी, जिससे आंकड़ों के संग्रह कॉमा विश्लेषण व पुनः उपयोग में सहायता मिलती है। इस प्रकार जीव विज्ञान के इस नए क्षेत्र में जैव सूचना विज्ञान और ब्रैकेट में लिखा बायो इन्फॉर्मेटिक्स, जैव सूचना विज्ञान ब्रैकेट लिखो बायो इन्फॉर्मेटिक्स कब उद्भव हुआ? बायो इन्फॉर्मेटिक्स का उद्भव हुआ। बायो इन्फॉर्मेटिक्स का उद्भव हुआ
तो बेटा बायोइन्फॉर्मेटिक्स क्या है? उच्च गतिकी संगणक साधन, ठीक है। जैसे कि हम लोगों ने ऊपर लाइन में लिखा ना, क्या है? उच्च गतिकी संगणक साधन है, जिससे क्या होगा, बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट में जो बहुत बड़ी मात्रा में जो डाटा मिलता है उसका स्टोरेज होगा। स्टोरेज होने के बाद उसको हम दोबारा रिट्रीव करेंगे, रिट्रीव मतलब दोबारा प्राप्त करना, रिट्रीव करने के बाद उसकी एनालिसिस करेंगे, मतलब उसका विश्लेषण करेंगे। तो ये एक साइंस के तहत होता है जिसका नाम है बायोइन्फॉर्मेटिक्स। तो क्या है बेटा ये बायोइन्फॉर्मेटिक्स है क्या? इसको एक लाइन में हम लोग लिख चुके हैं, हालांकि क्या है ये हाई स्पीड कंप्यूटेशनल डिवाइस है, हाई स्पीड कंप्यूटेशनल डिवाइस, जिसका इस्तेमाल कहाँ होता है? टू स्टोर डाटा, टू स्टोर बायोलॉजिकल डाटा, ऐसे कर, टू स्टोर बायोलॉजिकल डाटा, ठीक है, टू स्टोर बायोलॉजिकल डाटा। और अगला पॉइंट, टू रिट्रीव डाटा, टू रिट्रीव डाटा, रिट्रीव का मतलब पुनः प्राप्त करना, ठीक है, रिट्रीव का मतलब पुनः प्राप्त करना, एंड टू एनालाइज, सच डाटा। देखो बेटा, उच्च गतिकीय संगणक डिवाइस, ठीक है, होती है जो क्या करेगी? बायोलॉजिकल डाटा को स्टोर करेगी, दोबारा रिट्रीव मतलब उसे दोबारा प्राप्त करेगी और उस डाटा को एनालाइज करेगी। बस ये तीन बातें लिखनी है बायोइन्फॉर्मेटिक्स, ठीक है। अच्छा, इसमें कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। जो भी डाटा इस्तेमाल करेंगे ना स्टोर करने के लिए, उसमें कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है, सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल होता है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो ये बात याद रखना, कंप्यूटर सिस्टम ही होता है एक तरीके का, क्योंकि उसमें जैविक डाटा इस्तेमाल करते हैं स्टोर करने के लिए, इसीलिए उसका नाम दीजिए बायोइन्फॉर्मेटिक्स, ठीक है। बेसिक बात ये है कि इसमें टू स्टोर बायोलॉजिकल डाटा, रिट्रीव डाटा और एनालाइज डाटा, तीन बातें याद रखनी। अगला पॉइंट है एजेंसीज, एजेंसीज इन्वॉल्व। अब जरा इसको देखो क्या है ये, एजेंसीज इन्वॉल्व मतलब क्या है कि ह्यूमन जीनोम परियोजना पे किन किन एजेंसियों ने काम किया। एजेंसीज इन्वॉल्व इन एचजीपी, ठीक है, मानव जीनोम परियोजना में किन किन एजेंसियों ने या अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने काम किया, तो उनके बारे में थोड़ा सा लिखो, ठीक है। तो इसमें पहला नंबर ही करके लिख लो। जो पहली एजेंसी उसका नाम है यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी। जो पहली एजेंसी का नाम है वो है यहाँ पे यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी। दूसरी एजेंसी का नाम लिखो बेटा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। तीसरी का नाम लिखो वेलकम ट्रस्ट, ये एक संस्था न्यास है, ट्रस्ट मतलब वेलकम ट्रस्ट, और ये है यूनाइटेड किंगडम मतलब लंदन वगैरह में, ठीक है। तो ये इतने संगठन या एजेंसीज हैं जो कि इन्वॉल्व हुई हैं मानव जीनोम परियोजना के लिए, और पैरा का बदल के लिखना है इसमें। इसके अतिरिक्त जापान, फ्रांस, इसके अतिरिक्त जापान, फ्रांस, चाइना तथा जर्मनी द्वारा भी
इस महापरियोजना को सहयोग प्रदान किया गया तथा जर्मनी द्वारा भी इस महापरियोजना को सहयोग प्रदान किया गया। सहयोग प्रदान किया गया। अच्छा जरा ये सोच के बताओ, क्या मानव जीनोम परियोजना के तहत हमने केवल मानव के डीएनए को सीक्वेंस किया है या दूसरे जीवों के जो जीनोम है उसको भी सीक्वेंस किया है? ठीक है। तो इसमें पैराग्राफ बदल के कोई अगला पॉइंट बना के लिखो। कुछ अमानवीय प्रतिरूपों जैसे ईस्ट, कुछ अमानवीय प्रतिरूपों जैसे ईस्ट, ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला क्या है? ये एक मक्खी है जिसे फ्रूट फ्लाई बोलते हैं। ड्रोसोफिला, अरेबिडोप्सिस, ये एक प्लांट है बेटा। अरेबिडोप्सिस ये प्लांट है, पौधा है। ये कवक है, ये इंसेक्ट यानी कीट है। ये प्लांट है, एक प्लांट में डाइकॉट प्लांट है, और है एक और है सी एलिगेंस। बेटा ये निमेटोड है, ये निमेटोड यानी सूत्रकृमि है। सूत्रकृमि, ठीक है। ईस्ट, ड्रोसोफिला, अरेबिडोप्सिस और सी एलिगेंस सूत्रकृमि। सूत्रकृमि आदि के अनुक्रमों के बारे में जानकारी प्राप्त हुई है। आदि के अनुक्रमों के बारे में जानकारी प्राप्त हुई, ठीक है। अगला हेडिंग बना के लिखो, मानव जीनोम परियोजना के लक्ष्य। मानव जीनोम परियोजना के लक्ष्य। अगर लक्ष्य की बात करें तो सबसे पहले क्या होगा? जीन्स को आइडेंटिफाई करना। इसके तहत ये लक्ष्य निर्धारित किया गया कि हम लगभग 25,000 जीन्स को आइडेंटिफाई करें जो कि मानव में पाए जाते हैं। इसके तहत निर्धारित किया गया, अभी लिखो नहीं, इसके तहत निर्धारित किया गया कि लगभग 25,000 जीन्स को आइडेंटिफाई करें जो मानव में पाई जाती है। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा? उन जीन्स में पाए जाने वाले डीएनए सीक्वेंस का निर्धारण करना। उन जीन्स में पाए जाने वाले डीएनए सीक्वेंस का निर्धारण करना। और उसके बाद क्या पॉइंट हो जाएगा? जो डाटा मिलेगा सीक्वेंसिंग के बाद उसको एक डाटाबेस तैयार करना प्रॉपर, मतलब उसको स्टोर करना। फिर अगला पॉइंट क्या होगा? जो डाटा मिल रहा है उसको स्टोर करना, उसको रिट्रीव करना और उसको फर्दर एनालाइज करना। फिर हमने बात किया, उसके बाद अगला पॉइंट क्या हो जाएगा कि जो भी योजना है इसके कुछ नैतिक इम्पैक्ट भी होते हैं ना, कुछ ऐसे मुद्दे ना उठ जाए। तो उसके लिए हमने बात करा एथिकल इश्यू क्या होंगे इसके, कोई इसका एथिकल इश्यू ना हो, मतलब नैतिक मुद्दा कोई ना बन जाए, या कानूनी मुद्दा कोई ना बन जाए, या सामाजिक मुद्दा कोई ना बन जाए। तो इस तरीके से इसके विभिन्न पहलू भी हमने निर्धारित किए, ठीक है। तो इसमें नंबर करके रखो। मानव डीएनए में मिलने वाले लगभग 20,000 से 25,000 जीन्स के बारे में पता लगा। 20,000 से 25,000 जीन्स के बारे में पता लगा। तो इसका ये पहला लक्ष्य हो गया, ठीक है। नंबर 2 करके लिखो।
मानव डीएनए को बनाने वाले तीन बिलियन के ब्रैकेट में लिखना समझते हैं कि 3 बिलियन को कैसे लिखोगे? अगर 3 बिलियन को लिखना हो तो ब्रैकेट में लिखो इस तरीके से 3 × 10⁹ ये होता है 3 बिलियन। ठीक है, मानव डीएनए को बनाने वाले 3 बिलियन ब्रैकेट में 3 × 10⁹ क्षार युग्मों के अनुक्रमों का निर्धारण करना ठीक है बेटा। अगला पॉइंट नंबर 3 लिखो जो भी आ रहा है। उपरोक्त जानकारी को, उपरोक्त मतलब जो सीक्वेंस निर्धारित हो गया उसको, ठीक है। तो उपरोक्त जानकारी को आंकड़ों के रूप में संग्रहित करना, उपरोक्त जानकारी को आंकड़ों के रूप में संग्रहित करना। अगला पॉइंट, आंकड़ों के विश्लेषण हेतु नई तकनीक का सुधार करना, आंकड़ों के विश्लेषण हेतु नई तकनीक का सुधार करना। और ब्रैकेट में बायो इन्फॉर्मेटिक्स यहां पर इस्तेमाल होगी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, नई तकनीक का सुधार करना, ब्रैकेट में बायो इन्फॉर्मेटिक्स। अगला उद्देश्य योजना द्वारा उठने वाले नैतिक, कानूनी व सामाजिक मुद्दों के बारे में विचार करना। नैतिक, कानूनी व सामाजिक मुद्दों के बारे में विचार करना। ठीक है, तो ये तो उद्देश्य हो गए। अब जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की कार्यप्रणाली है, थोड़ा सा इसके बारे में देख लें। हेडिंग और बेटा कार्यप्रणाली। अगली हेडिंग रहेगी हमारी कार्यप्रणाली। इसको इंग्लिश में लिखते हैं मेथोडोलॉजी। क्या मेथड है इसका? ठीक है, तो यहाँ पे 2 अप्रोच को अपनाया गया। कितने अप्रोच को अपनाया गया? 2 अप्रोच को अपनाया गया। और उसमें पहले क्या किया गया? EST, ठीक है, यानी कि EST की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? जो हमारा एक तरीके से जो सीक्वेंस, जो कि कोडिंग सीक्वेंस कहला रहा है, उसको हमने नाम दिया EST। और EST का पूरा नाम यहाँ पे है एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग। एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग, ठीक है, यानी कि एक्सप्रेस कौन करेगा? जो कोडिंग होगा ना, कोडिंग स्ट्रैंड वाले तो एक्सप्रेस करेगा, जो कि जीन है अगली प्रोटीन बनाएगा, तो वही क्या कहलाएगा? कोडिंग स्ट्रैंड कहलाएगा। और इसको बोलेंगे एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग, इसके नाम है। तो यहाँ पे जो है 2 अप्रोच है बेटा इसकी, 2 अप्रोच। तो इसमें जो फर्स्ट अप्रोच है हमारी, ये क्या है? EST की है, EST। और EST का पूरा नाम लिखो, एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग। जो सेकेंड अप्रोच है हमारी, सेकेंड अप्रोच हो गया
सीक्वेंसिंग द होल जीनोम, ठीक है, यानी कि पूरे जीनोम को सीक्वेंस करना, होल जीनोम सीक्वेंसिंग, होल जीनोम सीक्वेंस, ठीक है। तो ये दो अप्रोच आती है इसमें। फर्स्ट अप्रोच क्या है, ईएसटी की है, और सेकंड अप्रोच क्या है, होल जीनोम सीक्वेंस, ठीक है। देखो यहाँ पे सिर्फ इतना लिख लो, ईएसटी का मतलब है कोडिंग रीजन, कोडिंग रीजन, और कोडिंग रीजन का मतलब है जो क्या बना रहा है, आरएनए बनाएगा, यानी कि आरएनए बनाने वाला, आरएनए बनाने वाला, क्योंकि डीएनए से क्या बनता है, आरएनए, ठीक है। जब आरएनए बनेगा तो क्या बनेगा, प्रोटीन भी बनेगी, ठीक है। तो ईएसटी को क्या बोलेंगे, कोडिंग रीजन बोलेंगे, जिससे कि आरएनए बनता है, और आरएनए से क्या बनेगा, फिर प्रोटीन बनेगा, ठीक है। उस वाले में इतना लिखो, और होल जीनोम सीक्वेंसिंग में अगला जो अप्रोच है इसमें देखो क्या होता है, पहले इतना लिखो। देखो इतना तो बात सबको पता है कि डीएनए में दो प्रकार के रीजन पाए जाएंगे, पहला होता है कोडिंग, दूसरा होता है नॉन कोडिंग। कोडिंग वो रीजन होता है जो कि प्रोटीन बनाएगा, और नॉन कोडिंग वो रीजन होगा जो प्रोटीन नहीं बनाएगा। तो ईएसटी में कौन सा रीजन ले रहे हैं हम लोग, कोडिंग रीजन। ईएसटी में बेटा कौन सा रीजन ले रहे हैं, कोडिंग रीजन, जो कि आरएनए बनाएगा, देन क्या बनाएगा, उसके बाद प्रोटीन बनाएगा। तो ये ईएसटी कराएगा, ईएसटी मतलब एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग, ठीक है ना। तो यहाँ पे दो बातें याद रखनी है, डीएनए में दो तरह के रीजन होते हैं, या दो तरह के सीक्वेंस पाए जाते हैं, जिनको बोलते हैं कोडिंग सीक्वेंस और नॉन कोडिंग सीक्वेंस। तो यहाँ पे एक चीज़ हमेशा याद रखना, जो डीएनए है, डीएनए में दो तरीके के सीक्वेंस होंगे बेटा, कोडिंग सीक्वेंस होगा एक, और एक होगा नॉन कोडिंग सीक्वेंस। कोडिंग सीक्वेंस का मतलब क्या है, जो प्रोटीन बनाएगा, यानी कि जो अपना प्रोडक्ट बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा। और नॉन कोडिंग का मतलब क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे जो प्रोटीन नहीं बनाएगा, तो नो प्रोटीन, कोई प्रोटीन नहीं बनाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो नॉन कोडिंग है वो इवॉल्व नहीं हो सकता कोडिंग में। भाई जब विकास का क्रम चलता है ना, जब विकास के क्रम में क्या होगा, जब उद्भव होगा, विकास का क्रम होगा, तो उसमें नॉन कोडिंग कोडिंग में कन्वर्ट हो सकता है। विकास के क्रम में नॉन कोडिंग कोडिंग सीक्वेंस में बदल जाएगा, और जब नॉन कोडिंग कोडिंग में बदलेगा तो दोबारा प्रोटीन बनाएगा, ठीक है। फिलहाल इतना याद रखना कि डीएनए में दो सीक्वेंस पाए जाते हैं, कोडिंग सीक्वेंस और नॉन कोडिंग। कोडिंग क्या होता है, जो प्रोटीन बनाएगा, और नॉन कोडिंग क्या होता है, जो प्रोटीन नहीं बनाएगा, ठीक है। अब जरा यहाँ ध्यान दो, ईएसटी की बात हो रही है, तो ईएसटी की फुल फॉर्म क्या है, एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग। तो ये कौन सा रीजन है, कोडिंग रीजन, जो कि क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा, मतलब आरएनए बनाएगा, उसके बाद क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट अप्रोच में क्या है, ईएसटी, सेकेंड में क्या है, होल जीनोम सीक्वेंसिंग, ठीक है। तो ऐसे जीनोम में क्या होगा, जरा यहाँ ध्यान दो, तो ऐसे जीनोम में बेटा दोनों बातें होंगी, कोडिंग रीजन भी होगा, कोडिंग सीक्वेंस भी होगा यहाँ पे, प्लस नॉन कोडिंग सीक्वेंस भी यहाँ पे शामिल होगा, ठीक है। तो होल जीनोम में तो दोनों रीजन आ जाएंगे ना, कोडिंग और नॉन कोडिंग। कोडिंग का मतलब जो प्रोटीन बनाए, और नॉन कोडिंग का मतलब जो प्रोटीन ना बनाए। तो होल जीनोम में दोनों चीजें हैं। और किसी दूसरे वाले में पैराग्राफ बदल के थोड़ा सा लिख लो, जीनोम के कोडिंग और नॉन कोडिंग, जीनोम के कोडिंग और नॉन कोडिंग सीक्वेंस की जानकारी प्राप्त कर, सीक्वेंस की जानकारी प्राप्त कर उनके कार्यों का निर्धारण करना, उनके कार्यों का निर्धारण करना
उनके कार्यों का निर्धारण करना, अनुक्रम टिप्पण, अनुक्रम टिप्पण इस तरीके से, अनुक्रम टिप्पण, ब्रैकेट देखो, सीक्वेंस एनोटेशन, सीक्वेंस एनोटेशन कहलाता है। अनुक्रम टिप्पण ब्रैकेट में सीक्वेंस एनोटेशन कहलाता है। ठीक है बेटा, इसमें पैराग्राफ बदल के डीएनए को पृथक करने के बाद, डीएनए को पृथक करने के बाद उसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से, डीएनए को पृथक करने के बाद उसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटने पर, उसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटने पर डीएनए के छोटे छोटे खंड प्राप्त होते हैं। डीएनए के छोटे छोटे खंड प्राप्त होते हैं। कोलेस्ट्रॉल, इन खंडों को स्वचालित डीएनए अनुक्रमक, इन खंडों को स्वचालित डीएनए अनुक्रमक द्वारा इनका अनुक्रमण कराते हैं, इनका अनुक्रमण कराते हैं, इनका अनुक्रमण कराते हैं। कोलेस्ट्रॉल इसी में लिखा फ्रेडरिक सेंगर, एक वैज्ञानिक है, फ्रेडरिक सेंगर, फ्रेडरिक सेंगर, इंग्लिश में लिख देते हैं, हिंदी में तो लिखो मैंने। फ्रेडरिक सेंगर ने, फ्रेडरिक सेंगर ने स्वचालित डीएनए अनुक्रमक, फ्रेडरिक सेंगर ने स्वचालित डीएनए अनुक्रमक तकनीक विकसित की थी, तकनीक विकसित की थी। तो पैराग्राफ बदल के लिखो। प्राप्त हुए अनुक्रमों को, प्राप्त हुए अनुक्रमों को प्राप्त हुए अनुक्रमों को ओवरलैपिंग के आधार पर, ओवरलैपिंग के आधार पर व्यवस्थित करते हैं। प्राप्त हुए अनुक्रमों को ओवरलैपिंग द्वारा व्यवस्थित करते हैं। इन अनुक्रमों को, इन अनुक्रमों को मनुष्य द्वारा, इन अनुक्रमों को मनुष्य द्वारा पंक्तिबद्ध करना, इन अनुक्रमों को मनुष्य द्वारा पंक्तिबद्ध करना संभव नहीं होता, संभव नहीं होता। संभव नहीं था, जिस कारण कंप्यूटर आधारित प्रोग्राम की आवश्यकता होती है।
जिसका कंप्यूटर आधारित प्रोग्राम की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इसमें इतना ही। अगला मानव जीनोम की प्रमुख विशेषताएं। 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 पहली विशेषता क्या है? कुल कितना जीनोम मिला? 3 × 10⁹ यानी कि 3 बिलियन जीनोम लगभग मिला। ठीक है, और जो मनुष्य में सबसे बड़ा जीन है वो क्या है? डिस्ट्रोफिन जीन है। जरा इसके बारे में देखेंगे। और सबसे छोटा जीन क्या होता है मनुष्य में? वो TDF जीन। मनुष्य में सबसे बड़ा जीन क्या है? डिस्ट्रोफिन जीन है। और मनुष्य में छोटा जीन क्या है? सबसे छोटा जीन वो है TDF जीन। ठीक है, पहले जरा दो बातें लिखेंगे। मानव जीनोम में 3 बिलियन क्षार युग्म मिलते हैं। मानव जीनोम में 3 बिलियन क्षार युग्म मिलते हैं। अगला पॉइंट, तीन बिलियन क्षार युग्म मिलते हैं। अगला पॉइंट, औसतन प्रत्येक जीन में 3000 क्षार स्थित होते हैं। औसतन प्रत्येक जीन में 3000 क्षार स्थित होते हैं, जिनके आकार में अधिक विभिन्नताएं हैं। नोट करके लिखो बेटा। मनुष्य में पाई जाने वाली सबसे बड़ी जीन डिस्ट्रोफिन। देखो बेटा, मनुष्य में पाई जाने वाली सबसे बड़ी जीन डिस्ट्रोफिन है, जिसमें लगभग 2.4 करोड़ क्षार मिलते हैं। जिसमें लगभग 2.4 करोड़ क्षार मिलते हैं। अगला नोट करके लिखो। मनुष्य में पाई जाने वाली सबसे छोटी जीन TDF जीन है। TDF जीन है, इसका पूरा नाम होता है बेटा, पूछा नहीं जाएगा लेकिन सुन लो, टेस्टिस डिटरमिनिंग फैक्टर, TDF। बस के वजह TDF जीन है। तीसरा पॉइंट लिखो पूरा नोट के बाद, जो तीसरा पॉइंट आता है, मानव जीनोम में लगभग 30,000 जीन पाए जाते हैं। मानव जीनोम में लगभग 30,000 जीन पाए जाते हैं। अगला पॉइंट, खोजी गई 50% से अधिक जीनों के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं है। खोजी गई 50% से अधिक जीनों के कार्य के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है।
कोई स्पष्ट जानकारी नहीं, कोई स्पष्ट जानकारी नहीं। अगला पॉइंट, 2% से कम जीन 2% से कम जीन प्रोटीन का कूट लेखन करते हैं। 2% से कम जीन प्रोटीन का कूट लेखन यानी कोडिंग करते हैं, कोडिंग सीक्वेंस बनाते हैं। 2% से कम जीन प्रोटीन का कूट लेखन करते हैं, कूट लेखन करते हैं। अगला पॉइंट, मानव जीनोम के बहुत बड़े भाग का निर्माण, मानव जीनोम के बहुत बड़े भाग का निर्माण पुनरावृत्ति डीएनए से होता है, पुनरावृत्ति डीएनए से होता है। ठीक है, मानव जीनोम के बहुत बड़े भाग का निर्माण पुनरावृत्ति डीएनए से होता है, पुनरावृत्ति डीएनए से होता है। अगला पॉइंट, क्रोमोसोम नंबर 1 में, क्रोमोसोम नंबर 1 में सर्वाधिक जीन मिलते हैं, क्रोमोसोम नंबर 1 में सर्वाधिक जीन मिलते हैं, जबकि वाई गुणसूत्र में, जबकि वाई गुणसूत्र में सबसे कम जीन मिलते हैं। एक लास्ट पॉइंट लिखो बेटा, वैज्ञानिकों ने मानव में वैज्ञानिकों ने मानव में लगभग 1 करोड़ जगहों पर 1.4 करोड़, 1 करोड़ की जगह लिखो ऐसा 1.4 करोड़ का, 1.4 करोड़ जगहों पर इकहरा यानी सिंगल इकहरा क्षार का पता लगाया, इकहरा क्षार का पता लगाया जिसे एकल न्यूक्लियोटाइड बहुरूपता, जिसे एकल न्यूक्लियोटाइड बहुरूपता, एकल न्यूक्लियोटाइड बहुरूपता कहा जाता है, एकल न्यूक्लियोटाइड बहुरूपता कहा जाता है। देखो बेटा यहां से मानव में क्या है, 1.4 करोड़ जगह पे क्या मिलते हैं, एकल क्षार यानी कि सिंगल बेस मिलता है, सिंगल बेस सीक्वेंस मिलता है, सिंगल बेस सीक्वेंस। तो सिंगल बेस सीक्वेंस मिल रहा है 1.4 करोड़ जगह पे। ठीक है, होता क्या है, इसी जो सिंगल बेस मिलता है इसी को बोलते हैं SNP, जिसको हिंदी में लिख चुके हो और इसको इंग्लिश में लिख रहे हैं सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। जिसको भी हिंदी में लिखा ना एकल न्यूक्लियोटाइड बहुरूपता, उसी को शॉर्ट में लिखते हैं SNPs, एकल न्यूक्लियोटाइड बहुरूपता, और इसको इंग्लिश में लिखते हैं हमने सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, और शॉर्ट में इसको SNPs बोलते हैं। शॉर्ट में क्या बोलेंगे, इसको SNPs बोलेंगे। होता क्या है बेटा, ये कुछ रिपीटेटिव सीक्वेंस होता है। ठीक, ये क्या होता है, कुछ रिपीटेटिव सीक्वेंस बनाता है। छोटा सा कड़ी बना, उपयोग, मानव जीनोम प्रोजेक्ट का उपयोग।
इसमें एक पॉइंट लिखो केवल, चाहे पैराग्राफ की फॉर्म में लिखो। ह्यूमन जीनोम अनुक्रमों का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव यह रहा कि ह्यूमन जीनोम अनुक्रमों का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव यह रहा कि जैविक अनुसंधानों में मूलतः नए आयामों का समावेश हो सके। इसी में लिखो बेटा, फिर सुनो। HG अनुक्रमों का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव यह रहा कि जैविक अनुसंधानों में मूलतः नए आयामों का समावेश हो सके। इसलिए पहले शोधकर्ता यानी रिसर्च स्कॉलर या रिसर्चर जो भी, पहले शोधकर्ता एक समय पर एक या कुछ ही जीन के बारे में अध्ययन कर पाते थे। एक समय पर एक या कुछ ही जीन के बारे में अध्ययन कर पाते थे, लेकिन पूर्ण जीनोम अनुक्रम से नई तकनीकों के आधार पर अब काफी व्यापक स्तर व व्यवस्थित तरीके से उठने वाले प्रश्नों को हल करने में सहायता मिलती है। ठीक है बेटा, तो ये तो था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में। जो अगला टॉपिक है वो है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अगला टॉपिक है हमारा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, इसी का एक और नाम है, कहीं पूछा जा सकता है डीएनए प्रोफाइलिंग या डीएनए टाइपिंग। इसका एक और नाम है बेटा डीएनए प्रोफाइलिंग, या इसको डीएनए टाइपिंग बोलते हैं। इसी का नाम है डीएनए प्रोफाइलिंग या डीएनए टाइपिंग। इसके नीचे हेडलाइन है, तो सर इसके भी नीचे वो इसके बराबर में नाम है, ये इसी का नाम है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को डीएनए प्रोफाइलिंग बोलते हैं या डीएनए टाइपिंग बोल सकते हैं। ठीक है, देखो बेटा, होता क्या है, जैसे फिंगरप्रिंट होता है ना हमारे हाथों का, फिंगरप्रिंट होता है ना, ये अपने आप में क्या होता है, यूनिक होता है, किसी दूसरे पर्सन से नहीं मिलेगा। ठीक है, किसी दूसरे पर्सन से नहीं मिलेगा। ऐसे ही क्या होता है,
प्रकृति में कोई दो जीव हैं, सपोज अगर मानव के बीच ही तुलना करें तो मानव के बीच आपस में क्या होगी, विभिन्नता पाई जाएगी। तो इस विभिन्नता का आधार क्या होगा? अगर पूछा जाए कि दो मानव के बीच में पाई जाने वाली विभिन्नता का आधार क्या है, तो उसका आधार होगा डीएनए में पाए जाने वाले विभिन्न नाइट्रोजनस बेस। ठीक है, उसका आधार क्या बनेगा बेटा? डीएनए में पाए जाने वाले विभिन्न नाइट्रोजनस बेस का सीक्वेंस दो जीवों में विभिन्नता का आधार होता है। अच्छा, एक चीज और है, मानव जीनोम प्रोजेक्ट के तौर पे हमें ये तो पता लगा कि दो मनुष्यों में लगभग 99.9% जीन आपस में समान है, जीनोम समान है। कितना जीनोम समान है? लगभग 99.9% डीएनए लगभग समान है दो मनुष्य में। अगर हम आपस में कंपेयर करें, ठीक है, तो लगभग हम सभी में लगभग 99.9% डीएनए समान कॉमन है, मतलब समान है। जो बचा 0.1% है, वही जीवों में क्या कर रहा है, वही हमें आपस में क्या करेगा, विविधता लाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कितना परसेंट समान है हमारा, अगर 3 × 10⁹ बिलियन ये टोटल बेस पेयर होता है। जरा यहाँ ध्यान, ये क्या है, 100% है। ठीक है, ये अपने आप में क्या है, 100% है। इसका 99.9% ये लगभग सभी मनुष्य में क्या होता है, कॉमन होता है। कॉमन डीएनए सभी मनुष्य में समान होता है। सभी मनुष्य में समान होता है। ठीक है, इतना तो कॉमन होगा। बचा कितना, 0.1। ठीक है, जो 0.1 बच रहा है यही क्या करेगा, यही जीवों में विविधता का आधार बनेगा। ठीक, मनुष्यों में विविधता का आधार बनता है। समझ में? ठीक है, टोटल कितना है, 3.9, 3 × 10⁹ बेस पेयर, या 3 बिलियन बोले इसको डायरेक्ट, 3 बिलियन बेस पेयर होते हैं, जिसमें से 99.9 डीएनए लगभग सभी मनुष्य में समान है। बचा कितना, 0.1% डीएनए, जो कि मनुष्य में कहलाएगा, विविधता लाएगा। ठीक है, अच्छा, मनुष्य में विविधता होती क्यों है? अगर पूछेगा कि मनुष्य में विविधता होती क्यों है, तो क्या बताओगे? डीएनए में पाए जाने वाले नाइट्रोजनस बेसिस के सीक्वेंस के कारण मनुष्य में विविधता होती है। तो मनुष्य में विविधता क्यों होती है? डीएनए में पाए जाने वाले नाइट्रोजनस बेस के सीक्वेंस के कारण मनुष्य में विविधता होती है। तो मनुष्य में विविधता क्यों होती है? तो मनुष्य में विविधता का कारण क्या है? डीएनए में पाए जाने वाले नाइट्रोजनस बेस का सीक्वेंस, ये कारण होता है बेटा दो जीवों में, दो मनुष्यों में विविधता का आधार होता है। ठीक है, तो ये तो इसका बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया कि वास्तव में है क्या, कि क्यों हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पढ़ेंगे। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होता है? दो व्यक्ति के जो डीएनए उनको कंपेयर करना। वास्तव में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है? दो व्यक्ति के डीएनए सीक्वेंस को वास्तव में कंपेयर करना क्या कहलाता है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहलाता है। तो यहाँ से बात समझ में आ रही कि हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दो व्यक्ति के बीच जो डीएनए सीक्वेंस पाया जा रहा है उसमें विविधता क्या है उसका पता लगाने के लिए हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कर रहे हैं। ठीक है, पहले इसको बनाओ, इतना लिखो, फिर लिखते हैं।
दो व्यक्तियों के डीएनए अनुक्रमों के बीच डीएनए अनुक्रमों के बीच तुलना करने हेतु डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक त्वरित विधि है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग समझ में आएगी क्या होता है? क्या लिखा? डीएनए अनुक्रमों के बीच तुलना करने हेतु डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक त्वरित विधि है। तो क्या है ये? किन्हीं दो पर्सन के बीच क्या करेंगे? डीएनए सीक्वेंस की तुलना करेंगे, तो ये कहलाएगा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। क्या करेंगे कि सपोज मेरे और आपके बीच में अगर कोई तुलना करनी है तो कैसे करेंगे? डीएनए सीक्वेंस के बीच, डीएनए सीक्वेंस को आधार मानते हुए तुलना करेंगे, ठीक है ना? तो किन्हीं दो पर्सन के बीच डीएनए सीक्वेंस को कंपेयर करना क्या कहलाता है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहलाता है, ठीक है? इसमें पहला क्या बदल गया? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में डीएनए अनुक्रम में स्थित कुछ विशिष्ट जगहों के बीच विभिन्नता का पता लगाना है। कॉमा इसको पुनरावृत्ति डीएनए और इसको इंग्लिश में जब लिखता हूँ ब्रैकेट में रिपीटेटिव डीएनए। इसको पुनरावृत्ति डीएनए ब्रैकेट में रिपीटेटिव डीएनए कहते हैं। इसको पुनरावृत्ति डीएनए ब्रैकेट में रिपीटेटिव डीएनए कहते हैं। अगले लाइन से पुनरावृत्ति डीएनए वह डीएनए है जो डीएनए के भाग में कई बार पुनरावृत्त होता है। देखो बेटा यहाँ अगर हमने कोई ये डीएनए बना लिया, ठीक है, यहाँ पे ए बनाया, टी बनाया, जी बनाया, सी बनाया, फिर ए बनाया और फिर टी बना। ये एक सेगमेंट हो गया इतना, ठीक है। फिर क्या करा हमने? फिर यही रिपीट कर दिया, ए बनाया, टी बनाया, जी बनाया, सी बनाया और ए टी बनाया, फिर रिपीट हो गया, ठीक है। आगे क्या करेंगे? फिर अगर ये रिपीट हो जाए दोबारा, ये सेगमेंट ए टी जी सी ए टी, तो यही सीक्वेंस क्या कहलाना है? रिपीटेटिव सीक्वेंस कहलाता है। तो ये सीक्वेंस क्या कहलाएंगे? पुनरावृत्ति डीएनए कहलाएंगे। तो यही कहलाते हैं रिपीटेटिव डीएनए। जो कि कहाँ पाए जाएंगे? नॉन कोडिंग रीजन में पाए जाएंगे। जो कि कहाँ पाए जाएंगे? नॉन कोडिंग रीजन में।
कहाँ पाया जाएगा? नॉन कोडिंग डीएनए में पाया जाएगा। यहीं पे एक बात और याद रख लो, डीएनए सीक्वेंस में हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हम कौन से डीएनए के कौन से भाग का इस्तेमाल करते हैं? तो वो होता है नॉन कोडिंग रीजन। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में डीएनए के कौन से रीजन का इस्तेमाल करते हैं? तो वो होता है नॉन कोडिंग रीजन। नॉन कोडिंग रीजन को इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इसमें म्यूटेशन की फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है। नॉन कोडिंग रीजन को इस्तेमाल करने के पीछे का मुख्य आधार क्या है? क्योंकि इसमें म्यूटेशन की फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और ये जो है प्रकृति में रिजेक्ट नहीं होती ऐसी म्यूटेशन। क्यों रिजेक्ट होने का मतलब क्या है? अगर मान लो किसी भी जीव में सोमैटिक सेल में म्यूटेशन हो जाए, सोमैटिक सेल में म्यूटेशन हो जाए तो वो मर जाएगा, और वो म्यूटेशन क्या होगी? अगली जनरेशन में पास नहीं होगी। वही म्यूटेशन क्या होगा? अगर जर्म सेल में हो जाए तो वो अगली जो पीढ़ी रहेगी उसमें पास हो जाएगी। अगर कोई म्यूटेशन सोमैटिक सेल में हो और वो जानवर वहीं मर जाए तो क्या होगा? वो म्यूटेशन क्या होगा? रिजेक्ट हो जाएगी। मतलब रिजेक्ट होना मतलब वो जानवर की डेथ हो जाएगी, तो अगली पीढ़ी में पास नहीं पाएगी। वही म्यूटेशन अगर उस जीव के जर्म सेल में हो जाए और जर्म सेल में होने के कारण वो क्या होगा? अगली पीढ़ी में ट्रांसफर हो जाएगी। तो जो म्यूटेशन एक पीढ़ी में थी वो दूसरी पीढ़ी में भी चलेगी, तो उसकी फ्रिक्वेंसी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ठीक है, इसीलिए हम लोग जब जो रीजन इस्तेमाल कर रहे हैं वो क्या है? नॉन कोडिंग रीजन होता है। तो नॉन कोडिंग रीजन का इस्तेमाल होता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में। ये बात और याद रखना। तो इसी का इस्तेमाल होता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में। ठीक है बेटा, चलो जितना लिखा उसके बाद लिखो, पैराग्राफ बदल कर। इस पुनरावृत्ति डीएनए को जीनोमिक डीएनए का यहाँ पे ध्यान रखिए, जो टर्म आ रहा है ना उसको ध्यान रखना। जो जीनोमिक डीएनए है ना, इसी को बल्क डीएनए भी बोलेंगे। ब्रैकेट में लिखो बल्क डीएनए। बल्क मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जा रहा है, बल्क डीएनए, और इसी को बोलते हैं कोडिंग डीएनए। यही क्या है? कोडिंग डीएनए भी है। ठीक है, जीनोमिक डीएनए ही क्या है? कोडिंग डीएनए भी है। ठीक, इतना इस पुनरावृत्ति डीएनए को जीनोमिक डीएनए के ढेर से अलग करने के लिए घनत्व प्रवणता अपकेंद्रीकरण का इस्तेमाल करते हैं। घनत्व प्रवणता अपकेंद्रीकरण का इस्तेमाल करते हैं, जिसके माध्यम से रिपीटेटिव डीएनए यानी पुनरावृत्ति डीएनए के, जिसके माध्यम से पुनरावृत्ति डीएनए के छोटे छोटे शिखर बनते हैं, जिसके माध्यम से पुनरावृत्ति डीएनए के छोटे छोटे शिखर बनते हैं। इसे अनुसंगी डीएनए, अनुसंगी इस तरीके से अनुसंगी डीएनए, और इसी को बेटा इंग्लिश में लिखते हैं सैटेलाइट डीएनए। इसे अनुसंगी डीएनए ब्रैकेट में सैटेलाइट डीएनए कहते हैं।
सैटेलाइट डीएनए की विशेषता क्या है, जरा 2-3 पॉइंट लिखो यहाँ पे। देखो बेटा, इसकी जो विशेषता है उसमें 2-3 बातें लिखो। पहली बात तो ये नॉन कोडिंग होता है, नॉन कोडिंग डीएनए होता है, ठीक है। इसमें क्या पाई जाती है, इसमें रिपीटेटिव डीएनए पाया जाएगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, रिपीटेटिव डीएनए पाया जाएगा। और एक लास्ट पॉइंट इसमें होगा, इसमें हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म पाई जाती है, यानी बहुरूपता, उच्च बहुरूपता पाई जाएगी। हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म पाई जाती है। इतनी बातें इसमें याद रखना। हिंदी में लिख लो, बहुरूपता, उच्च बहुरूपता, ऐसा लिखो, उच्च बहुरूपता, उच्च बहुरूपता पाई जाती है इसमें। हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, ब्रैकेट उच्च बहुरूपता पाई जाती है। तो अगर सैटेलाइट डीएनए को बताना है तो कैसे बताओगे, ये नॉन कोडिंग रीजन होता है, इसमें रिपीटेटिव डीएनए पाए जाते हैं और इसमें उच्च बहुरूपता पाई जाती है। उच्च बहुरूपता क्या होती है, ये जेनेटिक लेवल वेरिएशन कहलाता है। पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, ये जेनेटिक लेवल वेरिएशन, आनुवंशिक स्तर पर होने वाली विभिन्नता क्या करा रही है, बहुरूपता कहलाती है। तो पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, आनुवंशिक स्तर पर पाई जाने वाली विविधता क्या कहलाएगी, बहुरूपता कहलाती है। अगर पॉलीमॉर्फिज्म को डिफाइन करना है, इसको क्या लिख लोगे, जेनेटिक लेवल वेरिएशन। ये बेटा जेनेटिक लेवल वेरिएशन, यानी कि आनुवंशिक आधार पर पाई जाने वाली विविधता क्या कहलाएगी, पॉलीमॉर्फिज्म कहलाएगी, ठीक है। और ये किसके कारण होती है, इसका कारण क्या है, इसका कारण होता है म्यूटेशन। अगर पूछा जाए कि ये जो वेरिएशन होता है इसका कारण क्या है, इसका कारण क्या है बेटा, तो इसका कारण है म्यूटेशन। इतनी बातें याद रखना है इसमें। ज्यादा हो गई मुझे तो एक्चुअली में समस्या पता क्या है, टॉपिक है बड़ा लंबा और इसमें से क्या पढ़ाना है क्या छोड़ना है, ये दिक्कत होती है। समस्या ये है यहाँ पे। तो भाई जो भी मैं फ्लो चार्ट के फॉर्म में बना पाता हूँ, जो इम्पोर्टेंट होता है वो बोर्ड पे बना देता हूँ, जो मुझे बोर्ड पे लगता है। थ्योरी तो लिखते रहो, कोई मतलब नहीं उसका। जो बोर्ड पे आ गया, फ्लो चार्ट के फॉर्म में बन गया, वही इंपॉर्टेंट है, वही आसान होता है लिखने में। तो बस ऐसे ही है कि हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म क्या है बेटा, जेनेटिक लेवल वेरिएशन है, जिसका कारण क्या होता है, म्यूटेशन होता है, ठीक है। ये इतना याद रखना। सर हम लोग क्या लिख रहे थे फिलहाल, इतना होता है टाइम हो गया, अभी टाइम है, चलिए पूरा कर लेते हैं, हो जाएगा, फटाफट लिखते हैं। क्या लिखा करिए एक बार, हाँ सैटेलाइट डीएनए कितना लिखा बेटा, जरा बोलो जरा। लास्ट पॉइंट जो हम लोग पैराग्राफ में लिख रहे थे वो क्या था, हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, हाँ अनुसंगी डीएनए कहते हैं। पैराग्राफ आप लोग दोबारा लिखो वहीं पे। क्षार घटकों मतलब विभिन्न प्रकार के क्षारों के आधार पर, क्षार घटकों खंडों की लंबाई यानी डीएनए सेगमेंट्स की लंबाई, क्षार घटकों खंडों की लंबाई व पुनरावृत्ति इकाइयों के आधार पर सैटेलाइट डीएनए दो प्रकार का होता है। सैटेलाइट डीएनए टू टाइप्स का होता है। यहाँ पे पहला है माइक्रो सैटेलाइट डीएनए और दूसरा है मिनी सैटेलाइट डीएनए। दोनों के नाम लिखो। और किसके बेस पे है? क्षार घटकों, खंडों की लंबाई और रिपीटेटिव यूनिट्स के आधार पर अनुसंगी डीएनए दो प्रकार का है, मैक्रो एंड मिनी सैटेलाइट। ठीक है,
हाँ ये भी DNF है, ये भी DNF है। हो गया? पैराग्राफ बदल के लिखो, इतना लिखे ना, पैराग्राफ बदल के लिखो। लिखो, मैं कहीं नहीं जा रहा। अच्छा लिख दो, लिखो भाई लिखो, कोई बात नहीं। हो गया? पैराग्राफ बदल के लिखो। ये अनुक्रम मतलब कौन से अनुसंधी DNA वाले, ये अनुक्रम किसी भी प्रोटीन का कूट लेखन नहीं करते। ये अनुक्रम किसी भी प्रोटीन का कूट लेखन नहीं करते। यहाँ लिखा है बेटा, बोर्ड पे देखो, सेटेलाइट DNA पढ़े थे, विशेषता लिखा था नॉन कोडिंग DNA। नॉन कोडिंग का मतलब क्या है, कोई प्रोटीन नहीं बनाएगा, तो वही द्वारा लिखा है हमने, ठीक है। तो ये अनुक्रम किसी भी प्रोटीन का कूट लेखन नहीं करते, ठीक है। लेकिन ये मानव जीनोम के नहीं करते। लेकिन ये मानव जीनोम के अधिकांश भाग में मिलते हैं। लेकिन ये मानव जीनोम के अधिकांश भाग में मिलते हैं। ये अनुक्रम उच्च श्रेणी बहुरूपता, ये बेटा लिखा था मैंने, हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। ये अनुक्रम उच्च श्रेणी बहुरूपता प्रदर्शित करते हैं। जो DNA फिंगरप्रिंटिंग का आधार है। अंडरलाइन करना बेटा, जो DNA फिंगरप्रिंटिंग का आधार, इसको अंडरलाइन करो बेटा। जो सैटेलाइट DNA की विशेषता है ना, वो सारी की सारी इंपॉर्टेंट, जो हमने भी यहाँ पे पैराग्राफ की फॉर्म में लिखी है। नॉन कोडिंग है, रिपीटेटिव DNA पाया जाएगा और हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म पाई जाएगी। और ये कैसे आती है, ये म्यूटेशन के दौरान आती है, ठीक है। और यही जो हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म है, यानी कि उच्च श्रेणी बहुरूपता है, ये किसका आधार बनती है, यही हमारा DNA फिंगरप्रिंटिंग का आधार है, ठीक है ना। जो हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म है, यही जो है DNA फिंगरप्रिंटिंग का आधार है, ठीक। पैराग्राफ पे बताओ, किसी भी व्यक्ति के विभिन्न ऊतकों जैसे ब्लड बाल हेयर, त्वचा, हड्डी, लार, शुक्राणु आदि से प्राप्त DNA में एक समान बहुरूपता मिलती है। जो न्यायालयीन यानी कोर्ट में न्यायालयीन उपयोग में एक पहचान औजार के रूप में उपयोगी है। जो न्यायालयीन उपयोग में एक पहचान औजार के रूप में उपयोगी है। इसमें चूंकि बहुरूपता
जनक से, जनक मतलब फादर या मदर जो भी, यानी पेरेंट्स हो, जो कि बहुरूपता जनक से बच्चों की ओर वंशागत होती है, जो कि बहुरूपता जनक से बच्चों की ओर वंशागत होती है, इसलिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, इसलिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग विवाद की स्थिति में, इसलिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग विवाद की स्थिति में पैतृत्व परीक्षण, पैतृत्व परीक्षण में सहायक होती है, पैतृत्व परीक्षण में सहायक होती है। पैतृत्व, पैटर्निटी, पैतृत्व किस तरीके से पैतृत्व परीक्षण में सहायक होती है, ठीक है। एक लाइन पैराग्राफ बदल के और लिख लो छोटी सी, ठीक है, वो भी लिखो, फिर से खत्म करना। हाँ कोई बात नहीं, लिखो। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक का विकास एलेक जेफरी द्वारा किया गया। एलेक जेफरी, इंग्लिश में लिखो। अरे हिंदी में लिखो। एलेक जेफरीज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक का विकास एलेक जेफरीज द्वारा किया गया। इन्होंने सैटेलाइट डीएनए को, इन्होंने सैटेलाइट डीएनए को प्रोब के रूप में इस्तेमाल किया। इन्होंने सैटेलाइट डीएनए को इन्होंने सैटेलाइट डीएनए को प्रोब के रूप में इस्तेमाल किया। अब प्रोब क्या होता है, जरा इसको थोड़ा सा एक बार फिर बता रहा हूँ। थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करना पड़ेगा। जैसे हमने क्या कहा, जो सैटेलाइट डीएनए है इसको प्रोब के रूप में इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर कोई भी घटना का जो क्रम है, घटना का सीन है, क्राइम सीन है, वहाँ पे कोई भी क्राइम हुआ हो, ठीक है, मर्डर हुआ हो या कुछ भी इस तरह का कोई सीन हो, तो वहाँ पे किसी भी जो ऑफेंसिव व्यक्ति है, यानी कि जो क्रिमिनल है, उसका बाल टूट जाए, नाखून गिर जाए या सीमेंट कुछ इस टाइप का ना, तो उससे क्या करते हैं, डीएनए आइसोलेट करते हैं। तो वो क्या मानते हैं, वो सस्पेक्ट का डीएनए होता है। वो किसका डीएनए होगा, सस्पेक्ट, मतलब एक संदिग्ध व्यक्ति है जिसकी हमें पहचान करनी है, वो उसका डीएनए, वो क्या हो गया, सस्पेक्ट का डीएनए हो गया, ठीक है। अब हमें जिस जिस व्यक्ति पे संदेह होता है, हमें मतलब 3-4 व्यक्ति पे संदेह है, ठीक है, हम उन 3-4 व्यक्ति का डीएनए लेंगे, हम उन 3-4 व्यक्ति का क्या करेंगे, डीएनए लेंगे। उस डीएनए से हम लोग क्या करेंगे, सैटेलाइट डीएनए निकालेंगे, और सैटेलाइट डीएनए जो कि पता है किस तरीके से काम करेगा, प्रोब डीएनए के तौर पर काम करेगा, ठीक है। और यही प्रोब जो डीएनए होगा हमारा सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए या सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, जिसके पास क्या है, रेडियोएक्टिव फास्फोरस है, ठीक है। जो डीएनए हमें मिलेगा, सस्पेक्ट डीएनए जो हमें मिल रहा है, सस्पेक्ट डीएनए, ठीक है, इसको सबसे पहले तो आइसोलेट करते हैं, फिर रेस्ट्रिक्शन जेल से कट करते हैं, फिर सिंगल स्ट्रैंड बनता है, ठीक है। प्रोब भी क्या है, सिंगल स्ट्रैंड है। सपोज अगर प्रोब है ये हमारा, ये प्रोब है, ठीक है, और हमने जो डीएनए वाला उसको रेड से ले लिया, ठीक है, और यहाँ पे सीक्वेंस क्या दिखा दिया आपने, इस तरीके से लिया, यहाँ पे TACG, ये सीक्वेंस लिया, ठीक, जो कि सस्पेक्ट डीएनए हो गया हमारा ये वाला। और जो हमने जो जिसके में सस्पेक्ट था और संदेह था, उन व्यक्तियों से लिया गया डीएनए ये वाला, जो भी डीएनए मैच करेगा इस डीएनए से, वही क्या होगा, वही क्या होगा, क्रिमिनल हो जाएगा। अब सपोज हमने ये वाला लिया, इसका डीएनए मैच कर जाएगा यहाँ से, ठीक है। सपोज ये 1 था हमारा,
एक ये था हमारा, एक पर्सन हो गया ये हमारा, ये कोई दूसरा पर्सन है, ये तीसरा पर्सन है, तो तीन ही लिए हमने, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, ठीक है। ऐसे ही क्या करेंगे हम, प्रॉप तो हमारा सेम ही रहेगा, इस पे तो डीएनए सीक्वेंस यही रहेगा, क्योंकि ये क्या है हमारा, ये प्रॉप ले लिया, इसी को प्रॉप के तौर पे इसका जो डीएनए है ना, सेटेलाइट डीएनए प्रॉप के तौर पे इस्तेमाल कर लिया। तो TACG, TACG, ठीक है। अब जरा यहां देखो, टी के सामने कौन आ रहा है, टी के सामने कौन आएगा, ये आ गया, ठीक है। इसका क्या, इसका कोई दूसरा हो सकता है, जरूरी नहीं कि इस टी से कॉम्प्लीमेंट्री या पूरकता दिखाए, क्योंकि जो भी दिखाएगा वही क्या होगा, वो सस्पेक्ट हो जाएगा, वो भी क्या होगा, वो वाकई में असलियत में क्या होगा, वो क्या होगा, क्रिमिनल हो जाएगा। सपोज यहाँ पे हमने क्या लिया, जी ले लिया, ठीक है, यहाँ सी के सामने कुछ ले लिया, और यहाँ क्या आ गया, जी के सामने सी ले लिया, तो ये तो नहीं होगा, क्योंकि क्या होना चाहिए था, ए के सामने टी होना चाहिए था, सी के सामने क्या होना चाहिए, जी होना चाहिए, ये तो नहीं हुआ, ये बच गया, ये बच गया, ठीक है। अगला है दो पे, अब क्या करेंगे, ठीक है, अब टी के सामने क्या होना चाहिए बेटा, ए होना चाहिए, ए के सामने फिर कुछ दूसरा हो गया, सी ले लिया हमने आपकी बार, और सी के सामने यहाँ पे ए कर दें और जी के सामने सी कर दें, ये भी बच गया, ये भी बच गया, ठीक है, ये भी नहीं हुआ। अब इसका नंबर आया, ठीक है। अब इसको टी के सामने क्या मिला, ए मिला, ए के सामने टी, जी के सामने सी, और जी के सामने यहाँ सी के सामने जी, तो ये क्या हो गया, ये वास्तव में अपराधी हो गया, ये सिद्ध हो गया, तो ये क्रिमिनल हो गया। इस तरीके से प्रॉप का इस्तेमाल करते हुए हम पहचान करते हैं कि वास्तव में अपराधी कौन है, या वास्तव में किसी बच्चे का पिता कौन है। अगर कोई बच्चा खो जाता है या कोई पैतृक संबंधी विवाद होता है, तो हमें लगता है कि हाँ, उसका उत्तराधिकारी कौन होना चाहिए, ऐसे ही आइडेंटिफाई करा जाए, तो ये टेक्निक होती है। तो इसको एक पैराग्राफ बचा है, चाहो तो लिख लो, फिर इसको खत्म भी करते हैं, बस 2-3 लाइन है फिर, ठीक है। चलो लिखो। हम लोगों ने लिखा था कि विकास केंद्र, एलेक्स जेफरी ने इसका विकास किया था, उसके बाद लिखो, इन्होंने सैटेलाइट डीएनए को प्रोब के रूप में उपयोग किया, इन्होंने सैटेलाइट डीएनए को प्रोब के रूप में उपयोग किया, जिसमें काफी बहुरूपता मिलती है, जिसमें काफी बहुरूपता मिलती है, इसे, अरे हाँ बोलो, क्या छोटा जल्दी बोलो, उपयोग किया, जिसमें काफी बहुरूपता मिलती है, जिसमें काफी बहुरूपता मिलती है, कॉमा, इसे अनुबद्ध पुनरावर्तक, हिंदी में लिखो फिर इंग्लिश में लिखते हैं, अनुबद्ध पुनरावर्तक की विभिन्न संख्या, इसे अनुबद्ध पुनरावर्तक की विभिन्न संख्या, अब इंग्लिश में लिखो बेटा, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स, और शॉर्ट फॉर्म होते हैं VNTR, इसकी शॉर्ट फॉर्म बहुत जरूरी है आप रखना है, VNTR। VNTR क्या होता है, पूछा गया है, VNTR वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स क्या कहलाते हैं, VNTR। और हिंदी में क्या लिखा था हम लोगों ने, मुझे भी नहीं पता, जो कि अनुबद्ध पुनरावर्तक की विभिन्न संख्या, ठीक है। फिलहाल वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स या VNTR होते हैं इसको, ठीक है। हाँ, VNTR के रूप में जानते हैं, के रूप में जानते हैं, ठीक है। बस इतना ही इसके बारे में, बाकी टेक्निक याद रखना कैसे VNTR को प्रोब के रूप में इस्तेमाल करेंगे। यही VNTR को क्या करते हैं बेटा, प्रोब के रूप में इस्तेमाल कर लेते हैं, यही VNTR को प्रोब के रूप में इस्तेमाल करते हैं, बाकी ये टेक्निक अपनाते हैं, ठीक है। सस्पेक्ट का डीएनए लेते हैं और क्रिमिनल सील से जो डीएनए मिलता है वो लेते हैं, और दोनों को फिर कॉम्प्लीमेंट्री के आधार पर देखते हैं कौन सस्पेक्ट है कौन नहीं। अपराधी पकड़